नमस्कार, कैसे हैं सभी आप लोग। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति के सिद्धांत एवं विभिन्नताओं के 25 पार्ट में आज आप और हम लोग ऑटोसोम जीन में उत्परिवर्तन के कारण होने वाले आनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू म्यूटेशन इन ऑटोसोमल जीन्स, इस पर चर्चा करेंगे। अर्थात कहा जाए कि ऑटोसोम जो जीन्स होते हैं उनमें उत्परिवर्तन के कारण कौन कौन सी कमियां आती हैं जिसके कारण ये डिसीज उत्पन्न होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण मुख्य रूप से, जैसे एल्केप्टोन्यूरिया है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है, थैलेसेमिया बीमारी है, गाउचर्स बीमारी है, जो मुख्य रूप से इनके कारण उत्पन्न होती है। एक डॉट पेन रजिस्टर निकाल बेटा, ऐसे नहीं। अरे भाई, जब मैं बोल रहा हूं और आप लोग, इसमें कोई डायग्राम नहीं है कि आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, मुझे ज्यादा इसमें बोलना है बेटा। तो डॉट पेन रजिस्टर निकाल के बैठ जाएं, ठीक है ना। देखिए, मतलब ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे कैसे निकाल कर बैठे हुए हैं और आप लोग बिल्कुल नहीं बैठना चाह रहे, बिल्कुल ये गलत बात है, नोटोरियस वॉइस। देखिए, तो सबसे पहले मतलब एल्केप्टोन्यूरिया कौन कौन सी डिसीज है। एल कैप्टोन्यूरिया, पहले नंबर की। दूसरे नंबर की फिनाइल कीटोन्यूरिया, दूसरे नंबर की कौन सी है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। एल्बिनिज्म, थैलेसेमिया, गाउचर्स, ये मुख्य रूप से 4-5 बीमारियां बहुत होती है, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछी जाएं वही बीमारियों का सिर्फ मैंने यहां जिक्र किया है, सिर्फ जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले मुख्य रूप से होता है एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया को ब्लैक यूरिन डिसीज भी कहा जाता है, ब्लैक यूरिन डिसीज के नाम से भी मुख्य रूप से जाना जाता है। इसकी खोज 1908 में, 1908 में एक गैरोड साइंटिस्ट थे, गैरोड वैज्ञानिक थे, उन्होंने मुख्य रूप से की थी। किसने की थी? गैरोड नामक वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से 1908 में। लिखते चलिए, देखिए मैं जो बोल रहा हूं वो लिखते चलिए, ठीक है। 1908 में, 1908 में गैरोड नामक वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से की थी। इसमें क्या होता है, ये बीमारी क्या होती है, इसमें ऑक्सीडेज एंजाइम, जो ऑक्सीडेज एंजाइम होता है वह ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं बनता है। जब ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं बनता है तो ये ऑक्सीडेज एंजाइम कार्य करता है, होमोजेनेस्टिक एसिड को तोड़ने का कार्य करता है, होमोजेनेस्टिक एसिड को तोड़ने का कार्य करता है। देखिए, होमोजेनेस्टिक एसिड को तोड़ने वाला एक एंजाइम होता है, जिस एंजाइम को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेज एंजाइम कहा जाता है। इसको तोड़ने वाला ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं बनता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं बनेगा तो होमोजेनेस्टिक अम्ल टूटेगा नहीं, होमोजेनेस्टिक अम्ल नहीं टूटेगा तो यानी कि यही बना रहेगा, जिससे इसका बॉडी में जमाव होने लगता है, डिपोजिशन होने लगता है, बॉडी में मुख्य रूप से जमाव होने लगता है, बॉडी में होमोजेनेस्टिक अम्ल का डिपोजिशन होने लगता है और यह मूत्र के साथ बाहर निकलता है। जब इसका डिपोजिशन अधिक होगा बॉडी टिश्यू में, डिपोजिशन यानी जमाव होता है। क्या होता है? जमाव होता है। जब मुख्य रूप से जमाव होता है तो यह यूरिन के साथ, किसके? यूरिन के साथ बाहर निकलता है। क्या यूरिन के साथ मुख्य रूप से क्या निकलता है? बाहर निकाल दिया जाता है इसको। जब ये कुछ समय तक खुले में डला रहता है, क्या कुछ समय तक मुख्य रूप से खुले में डला रहता है तो वह मुख्य रूप से क्या होता है, काला पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? ब्लैक पड़ जाता है। इस वजह से इसको ब्लैक यूरिन डिसीज कहा गया था। होमोजेनेस्टिक अम्ल कुछ समय तक
यूरिन के साथ बाहर छोड़ दिया गया और खुला डाला रहे तो वह मुख्य रूप से क्या होता है, काला पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, काला। तो ये काला क्यों पड़ा, क्योंकि होमोजेनिस्टिक अम्ल का ऑक्सीकरण के कारण, होमोजेनिस्टिक अम्ल के ऑक्सीकरण के कारण यूरिन काला पड़ जाता है। तो ये मुख्य रूप से जो बीमारी होती है उस बीमारी को क्या कहा जाता है, एल कैप्टोन्यूरिया। क्या नाम है बीमारी का, एल कैप्टोन्यूरिया। तो मुख्य रूप से विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं बना, ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं बना तो क्या हुआ, होमोजेनिस्टिक एसिड जो था, अम्ल था, वह टूटा नहीं। जब ये टूटा नहीं तो बॉडी के टिश्यू में इसका जमाव होने लगा। जब बॉडी टिश्यू में जमाव होने लगा, अत्यधिक मात्रा में पाए जाने लगा, तो यूरिया के साथ मुख्य रूप से यूरिन के रूप में बाहर निकलने लगा, यानी यूरिन के साथ बाहर निकाल दिया गया। और जब बाहर निकाला तो ये होमोजेनिस्टिक अम्ल कुछ देर तक खुला डला रहा तो क्या है, काला यूरिन पड़ गया। तो इस वजह से मुख्य रूप से इसको ब्लैक यूरिन डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसकी मुख्य रूप से क्या है कहानी, और किसने खोज की थी, 1908 में गैरोड नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, वेरी गुड। लिखते जरूर आकर बेटा, फिर आप नहीं लिखते तो गुस्सा सी आती है, फिर कहते हो कि सर नाराज होते हैं। देखिए, तो ये दूसरी मुख्य रूप से बीमारी कौन सी आती है, दूसरे नंबर की फिनाइल कीटोन्यूरिया। देखिए, फिनाइल कीटोन्यूरिया दूसरे नंबर की बीमारी होती है। यह मुख्य रूप से जन्मजात इनबॉर्न, यह मुख्य रूप से जन्मजात इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसीज है, यानी मेटाबॉलिक क्रियाओं में किसी प्रकार की कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाए, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो जाए तो उसके फलस्वरूप मुख्य रूप से ये बीमारी उत्पन्न होती है। जो इनबॉर्न है, जन्मजात है, यानी माता पिता से मुख्य रूप से मिलती है। माता पिता में यदि ये बीमारी है तो बच्चों में भी मुख्य रूप से ये बीमारी होती है। विशेष सबसे पहले ये बात आप लिख लीजिए कि यह इनबॉर्न यानी जन्मजात बीमारी है, जन्मजात बीमारी है। ठीक है, सबसे पहले इस रोग में मुख्य रूप से क्या होता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम नहीं बनता है। उसमें कौन सा एंजाइम नहीं बन रहा था, ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं बन रहा था, जिसके कारण होमोजेनिस्टिक अम्ल का नहीं टूट पा रहा था। इसमें क्या होता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम नहीं बनता है। तो एंजाइम का नाम लिख लीजिए, फिनाइल लिखिए। चलिए, फिनाइल एलानिन, फिनाइल ये पूरा नाम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज, हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम नहीं बनता। ठीक है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम नहीं बनता है। जब ये एंजाइम नहीं बनता है तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं बदलता है। तो क्या, फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं बदलता। स्वाभाविक है कि ये एंजाइम मुख्य रूप से जब नहीं बनेगा, ये एंजाइम नहीं बनेगा तो मुख्य रूप से फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं बदलेगा। पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिए। अर्थात क्या हुआ, फिनाइल एलानिन को ये एंजाइम जो है वह टायरोसिन में बदलने का मुख्य रूप से कार्य करता है। क्या, टायरोसिन में बदलने का कार्य करता है। जब ये टायरोसिन में नहीं बदलेगा तो मुख्य रूप से फिनाइल एलानिन की शरीर में मात्रा अधिक हो जाएगी, फिनाइल एलानिन की शरीर में मात्रा अधिक हो जाती है। तो उसी बीमारी को मुख्य रूप से क्या कह दिया जाता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया के नाम से
जाना जाता है। पहली चीज तो ये ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लिख रहे हैं तो ठीक है। देखिए फिर आती है तीसरे नंबर की बीमारी, एल्बिनिज्म। क्या आ रही है? एल्बिनिज्म। ये बीमारी जिन लोगों को होती है उनको मुख्य रूप से एल्बिनो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्बिनो कहा जाता है। एल्बिनिज्म, यहां मैंने लिख दिया, यह रोगी को एल्बिनो कहा जाता है। एल्बिनिज्म रोग। एल्बिनिज्म वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? इसको भी वो कर दीजिए, ये बहुत अच्छा मतलब आपके पास प्रश्न आ चुका है। एल्बिनो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एल्बिनो के नाम से जाना जाता है। यह रोग टायरोसिन एंजाइम की कमी के कारण होता है। क्या? टायरोसिनेज एंजाइम की कमी के कारण होता है। तो सबसे पहले एंजाइम का नाम लिख दिया जाए, टायरोसिनेज एंजाइम की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपके पास आ गई बात कि टायरोसिनेज एंजाइम यदि शरीर में कम हो जाए तो मुख्य रूप से कौन सी बीमारी हो जाती है? एल्बिनिज्म बीमारी हो जाती है। क्लियर? कौन सी बीमारी होती है? एल्बिनिज्म बीमारी होती है। यह एंजाइम मुख्य रूप से क्या करता है? डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन को, क्या? किसको? डाईहाइड्रोक्सी, लिखिए डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। चलिए मैं भी लिखे देता हूं, डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। क्या? डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। विशेष तौर पर ध्यान से सुन लें, डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन को किस में बदलता है? कौन सा एंजाइम? ये वाला एंजाइम मिलेनिन में बदलने का कार्य करता है। किस? डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन को किस में बदलता है? मिलेनिन में बदलता है। अब आपको दिमाग में आ गया होगा मिलेनिन क्या है। क्या आपके दिमाग में बिल्कुल आ गई होगी बात है मिलेनिन क्या है? जो हमारे हेयर और स्किन में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ये मिलेनिन पिगमेंट होते हैं। तो यहां पूरा लिख दूं, मिलेनिन वर्णक। क्या लिख दिया गया? मिलेनिन वर्णक मुख्य रूप से नहीं बनता है, यानी कि डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन ये नहीं होगा टायरोसिनेज एंजाइम, तो मुख्य रूप से मिलेनिन वर्णक में नहीं बदलेगा। जब ये नहीं मुख्य रूप से मिलेनिन वर्णक में नहीं बदलेगा तो यानी मिलेनिन वर्णक नहीं बना, जिससे व्यक्ति की त्वचा, बाल आदि में मिलेनिन का अभाव हो जाता है। जिससे व्यक्ति की त्वचा मतलब स्किन में और हेयर में इस पिगमेंट्स की मुख्य रूप से क्या हो जाती? कमी हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें मुख्य रूप से मिलेनिन का अभाव होता है स्किन और हेयर में, तो उन व्यक्तियों को एल्बिनो क्या कहा जाता है? एल्बिनो कहा जाता है। क्या कहते? एल्बिनो के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। तो एक मुख्य रूप से बीमारी कौन सी है? एल्बिनिज्म। विशेष ध्यान आप रखें कि ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर चल रहे हैं ऑटोसोम जीन में म्यूटेशन के कारण, क्या? तो ये मैं वही बता रहा हूं, बहुत सारे हैं, मैं ये आपके सामने सिर्फ वही बता रहा हूं जो महत्वपूर्ण है। कैसे हैं बच्चों? जो महत्वपूर्ण है, जैसे पहले एल्केप्टोन्यूरिया था, होमोजेनेस्टिक अम्ल नहीं बदला था किस एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण? ऑक्सीडेज एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण। क्लियर? तो सबसे पहला ये था। फिर दूसरा कौन सा था? फिनाइल कीटोनीरिया। फिनाइल कीटोनीरिया में क्या था? जो हाइड्रोक्सिलेज यानी फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम था वह नहीं बना या उसकी कमी हो गई। क्या? वह एंजाइम नहीं बनता, जिसके कारण फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं बदला। तो मुख्य रूप से कौन सी बीमारी हुई थी? फिनाइल कीटोनीरिया। एल्बिनिज्म बीमारी है तो एल्बिनिज्म बीमारी में मुख्य रूप से कौन सा? डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन
इस एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण, कमी के कारण मुख्य रूप से मिलेनिन पिगमेंट्स में नहीं बदलता है, जिसके कारण हमारी स्किन और हेयर में मिलेनिन एब्सेंट होता है। हमारी स्किन और हेयर में मिलेनिन एब्सेंट होता है। इस कारण ऐसे रोगी को एल्बिनो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एल्बिनो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर की ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, अब मुख्य रूप से आता है चौथे नंबर की बीमारी। कौन से? थैलेसेमिया। कौन से नंबर की बीमारी है? थैलेसेमिया। देखिए, एक एक करके मैं बता रहा हूं जिससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए, थैलेसीमिया बीमारी मुख्य रूप से क्या होती है? यह ब्लड से रिलेटेड डिसीज है। किससे है? यह ब्लड से रिलेटेड डिसीज है। इसको कुली नामक एक साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे? कुली नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने मुख्य रूप से सबसे पहले इसका वर्णन किया था। किसने वर्णन किया था? कुली नामक वैज्ञानिक ने इसका वर्णन किया था। इस वजह से इसको कुलिज एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कुलिज एनीमिया के नाम से भी मुख्य रूप से जाना जाता है। तो कुली नामक वैज्ञानिक ने वर्णन किया, तो ये लिख दिया जाए, ने वर्णन किया। इस कारण से कुलिज एनीमिया, क्या नाम दिया गया? कुलिज एनीमिया भी कहा जाता है। कौन सा एनीमिया कहा जाता है? कुलिज एनीमिया कहा जाता है। तो ऐसे जो रोगी होते हैं, क्या ऐसे जो रोगी होते हैं मुख्य रूप से उनमें मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन में अल्फा बीटा, हीमोग्लोबिन में 2 चेन्स पाई जाती, 4 चेन होती है, 2 अल्फा होती है, 2 बीटा होती है। ये सभी को पता है कि नहीं पता है? क्या ये सभी को पता है? हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी आपने। तो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती है और कौन सी पाई जाती है? बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती हैं। तो अल्फा व बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन क्या? अल्फा और बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन मुख्य रूप से किस में पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में। यहां लिखो हीमोग्लोबिन। रोगी की मैं बात कर रहा हूं। क्या? जो इस थैलेसीमिया बीमारी से के जो रोगी होते हैं उनमें मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले अल्फा और बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन का मुख्य रूप से क्या होता है? निर्माण नहीं होता है, संश्लेषण नहीं होता है। तो यहां लिख दिया जाए सिंथेसिस नहीं होता है, यानी सीधे सीधे कह दिया जाए निर्माण या संश्लेषण नहीं होता। ठीक, तो ये चीज मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखनी है कि कुली नामक वैज्ञानिक ने इसका वर्णन किया था। इस कारण इसे कुलिज एनीमिया कहा जाता है, अर्थात यह ब्लड रिलेटेड डिसीज है। क्या? ब्लड रिलेटेड, विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि ये जो बीमारी है वह बीमारी किससे रिलेटेड है? ब्लड से रिलेटेड है। कुली ने वर्णन किया था, कुलिज एनीमिया नाम दिया गया। इसमें रोगी के साथ क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन में अल्फा और बीटा जो चेन पाई जाती हैं, उन चेन का निर्माण मुख्य रूप से नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान क्या रखना है? थैलेसीमिया बीमारी में मैं सिर्फ वही बीमारी बता रहा हूं इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। जो कौन सी है? महत्वपूर्ण है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, अब आता है गाउचर्स डिसीज। अगले नंबर की जो बीमारी आती है, शायद 5वें नंबर की है ना? है?
हाँ बिल्कुल सही, 5वें नंबर की बीमारी है। तो ये 5वें नंबर की बीमारी देखिए, 5th नंबर की बीमारी, गाउचर्स डिसीज। कौन सी डिसीज? गाउचर्स डिसीज मुख्य रूप से क्या होती है? तो देखिए, गाउचर्स जो डिसीज में ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज नामक एंजाइम का निर्माण नहीं होता। क्या? लिखिए, चलिए, ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज लिख दूं, ग्लूकोसेरेब्रो साइडेज, एज लगाया तो एंजाइम तो है ही, सभी को लिखने की आवश्यकता है क्या? देखिए, ये जो एंजाइम है, एंजाइम नहीं बनता। सबसे पहली बात तो मुख्य रूप से ये सुन लीजिए, ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज एंजाइम नहीं बनता। जब ये ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज एंजाइम नहीं बनता है तो क्या होता है? फैटी एसिड का विखंडन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? फैटी एसिड का मुख्य रूप से विखंडन नहीं होता है। जब फैटी एसिड का विखंडन नहीं होगा तो ये फैटी एसिड ब्लड और टिश्यू में डिपोजिशन होता जाएगा, अर्थात जमाव। क्या? मुख्य रूप से क्या हो जाएगा? इसका जमाव। देखिए कितनी सही है, ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज एंजाइम नहीं बना तो ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज एंजाइम क्या करता है? अपने शरीर में फैटी एसिड को तोड़ने का कार्य करता है, फैटी एसिड को विखंडित करने का कार्य करता है। जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो मुख्य रूप से ये जो फैटी एसिड है इसका विखंडन नहीं होगा। क्लियर? फैटी एसिड का मुख्य रूप से विखंडन नहीं होगा तो यह ब्लड और टिश्यू में मुख्य रूप से डिपोजिट होने लगेगा। क्या होने लगेगा? डिपोजिट होने लगेगा, यानी डिपोजिशन होने लगेगा। जब इसका डिपोजिशन मुख्य रूप से वहां होने लगेगा तो मुख्य रूप से कौन सी बीमारी हो जाती है? गाउचर्स बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में मुख्य रूप से क्या होता है? लिवर स्प्लीन और हाथ पैर की जो हड्डियां होती हैं वो बड़ी हो जाती है। यानी लिवर में तो हड्डी होती नहीं, लिवर लार्ज हो गया, ये मतलब है। क्या? लिवर लार्ज हो गया और स्प्लीन लार्ज हो गया और लेग एंड हैंड, मतलब हाथ पैर की जो हड्डियां होती हैं, हाथ पैर की बोन्स कैसी हो जाती हैं? बड़ी हो जाती हैं, लार्ज हो जाती हैं। ये तो ये बीमारी में मुख्य रूप से होता है। तो कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें बताया जाता है कि सीधे सीधे गाउचर्स बीमारी क्या होती है? ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज नामक एंजाइम जब अपने शरीर में नहीं बनता है, ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज एंजाइम जब अपने शरीर में नहीं बनता है तो उस कारण शरीर में फैटी एसिड का विखंडन नहीं हो पाता, वसी अम्ल का विखंडन नहीं हो पाता। जब वसी अम्ल का विखंडन नहीं होगा तो इसका अपने शरीर में डिपोजिट होने लगेगा, अपने शरीर में डिपोजिशन होने लगेगा। जब शरीर में डिपोजिशन होने लगेगा, कहाँ? ब्लड और टिश्यूज में डिपोजिशन होगा। जब ब्लड और टिश्यू में इसका डिपोजिशन होगा तो मुख्य रूप से क्या होता है कि इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ गई और टिश्यूज में बढ़ गई, तो उसके कारण लिवर का साइज बढ़ जाता है, लिवर का साइज इंक्रीज हो जाता है, यानी कि आकार लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्लियर? पहले स्प्लीन आकार में बड़ा हो जाता है। इसके अलावा जो हाथ पैर की जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं,
वह भी मुख्य रूप से बड़ी हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? बड़ी हो जाती है। तो उसी बीमारी को क्या कहा जाता है? गाउचस बीमारी कहा जाता है। तो ये है। आप तो आपने देखा, मैंने क्लियर मुख्य रूप से ये बताया कि जो 5 बीमारियां बताई गई, 5 बीमारियों में एल्केप्टोन्यूरिया, मतलब एंजाइम ना बनने के कारण मुख्य रूप से सभी थी। क्या? एंजाइम ना बनने के कारण मुख्य रूप से सभी थी। जैसे एल्केप्टोन्यूरिया जो था वो ऑक्सीडेज एंजाइम की कमी के कारण हुआ। एक चाहे तो आप समरी एक लाइन में भी लिख सकते हैं, एल्केप्टोन्यूरिया ऑक्सीडेज एंजाइम की कमी के कारण हुआ। जब ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं बना तो मुख्य रूप से होमोजेनिस्टिक अम्ल का विखंडन नहीं हुआ, होमोजेनिस्टिक अम्ल नहीं टूट पाया। क्लियर? पहला। दूसरी फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, ये नहीं बना तो मुख्य रूप से क्या हुआ? फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं बदला। एक समरी लिखते चलिए, मैं आपको समरी के रूप में बता रहा हूं, ठीक है? तो ये फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं बदला, तो ये बीमारी हो गई, ठीक है? एल्बिनिज्म में जो है, एल्बिनिज्म में क्या बताया गया? जो डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन को मिलेनिन में बदलने वाला जो एंजाइम होता है, जिसको टायरोसिनेज एंजाइम कहा जाता है, ये टायरोसिनेज एंजाइम का निर्माण नहीं होता। तो जिस कारण से मुख्य रूप से क्या हुआ? डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन मिलेनिन वर्णक में नहीं बदला। जब मिलेनिन वर्णक में नहीं बदला तो मुख्य रूप से उस दौरान जो बीमारी थी, वह बीमारी को क्या कह दिया गया? एल्बिनिज्म। और ऐसे लोगों को क्या कह देते? एल्बिनो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एल्बिनो के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। तीसरी कौन सी बीमारी, चौथे नंबर की बीमारी कौन सी आती है? थैलेसीमिया बीमारी आती है। थैलेसीमिया जो बीमारी है वह ब्लड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ब्लड से रिलेटेड बीमारी होती है। इस बीमारी को मुख्य रूप से कुली ने वर्णन किया था, इस वजह से इसको कुलिज एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कुलिज एनीमिया के नाम से भी इस बीमारी को जाना जाता है। इस बीमारी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में जो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स पाई जाती, पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती हैं, तो इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स का मुख्य रूप से इस बीमारी में निर्माण नहीं होता है। इस बीमारी में मुख्य रूप से निर्माण नहीं होता है। ये फिर बताया जाता है 5वें नंबर की जो डिसीज मैंने आपको बताई थी वो कौन सी? गाउचर्स। कौन सी डिसीज बताई? गाउचर्स बीमारी बताई। तो गाउचर्स बीमारी आपके सामने ही लिखी हुई है। ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज नामक एंजाइम का निर्माण नहीं होता है। ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज एंजाइम का निर्माण नहीं होता। जब ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज एंजाइम का निर्माण नहीं होगा तो फैटी एसिड जो होता है वह फैटी एसिड मुख्य रूप से नहीं टूटेगा, फैटी एसिड का ब्रेकडाउन नहीं होगा। जब फैटी एसिड का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो यह मुख्य रूप से क्या होता है? अपने कहां डिपोजिट हो जाता है? ब्लड और टिश्यू में डिपोजिशन हो जाता है। जब ब्लड टिश्यू में डिपोजिशन हो जाता है तो जिसके कारण अपने कुछ ऑर्गन हैं वह ऑर्गन बड़े हो जाते हैं। क्या? ऑर्गन जो अपनी बॉडी के हैं वह बड़े हो जाते हैं। सच लाइक लिवर एंड स्प्लीन एंड बोन्स ऑफ हैंड एंड लेग्स। क्या? हाथ और पैर की जो हड्डियां होती हैं वह मुख्य रूप से बड़ी हो जाती हैं। तो ये कुछ बीमारियां हैं। क्या? ये कुछ डिसीज हैं जो मुख्य रूप से जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू म्यूटेशन इन ऑटोसोमल जीन, यानी ऑटोसोमल जीन्स में उत्परिवर्तन के कारण ये जेनेटिक आनुवांशिक बीमारियां होती हैं। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट।